आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो इस देश के आम लोगों के दिमाग के बाहर का विषय रहा है, लेकिन वो आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, इस देश के पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है, इस देश के जंगल से जुड़ा हुआ विषय है, इस देश के आदिवासी और परंपरागत वन निवासी एससी, ओबीसी और अन्य भाइयों के साथ उनके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हो, बहुत कम लोगों को, आदिवासियों में और परंपरागत वन निवासियों को भी ये मालूम नहीं था कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार यानी बीजेपी आरएसएस की सरकार ने 2023 में वन सुरक्षा व संवर्धन अधिनियम संशोधित 1980-2023 एक ऐसा कानून पारित किया जिस कानून ने पूरे आदिवासी समाज को और देश के पर्यावरणवादियों को झंझोड़ के रख दिया। लेकिन इस कानून की चर्चा किसी मीडिया में नहीं हुई, इस कानून की चर्चा किसी न्यूज़पेपर में नहीं हुई, इस कानून की चर्चा सड़क पर नहीं आई। ये बड़ी अफसोस की बात है। और चर्चा सड़क पे मीडिया में नहीं आने का कारण यह है कि इस कानून की वास्तविकता को सामने नहीं लाने देना चाहते थे इस देश के सत्ताधीश, इस देश के आरएसएस बीजेपी के लोग, इस देश की मोदी सरकार। यह कानून जो वन सुरक्षा और उसके संवर्धन से संबंधित कानून है, जो 1980 का बुनियादी कानून था, उसको संशोधित करके बनाया गया कानून है। वास्तविकता में यह कानून हमें दो संकेत देता है। एक ये कि इस देश के वनों का उपयोग उद्योगपति, निजी पूंजीपति, कॉरपोरेट्स के लिए लीज के आधार पर देने का संकेत, यानी नॉन ट्रांसफरेबल लैंड को ट्रांसफरेबल लैंड में कन्वर्ट करने का संदेश देता है। जो आदिवासियों की मालिकियत वाली जमीन है, जो इस देश की वन संपदा वाली जमीन है, ये नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है। याद रखिए, इस देश में दो भूमि ऐसी है जो नॉन ट्रांसफरेबल मानी जाती है, यानी अपरिवर्तनशील मानी जाती है। एक जो वन भूमि और दूसरी आदिवासियों की भूमि। और ये दो बातें को जोड़कर देखना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों, इस देश की वास्तविकता यह है कि इस देश में वनों की परिभाषा जो है वो आदिवासियों के बगैर नहीं की जा सकती है, और आदिवासियों की जो परिभाषा है वनों के बगैर नहीं की जा सकती है। इसलिए वनों के अधिकार, वन अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे है इस देश में। इस देश में आदिवासियों का अस्तित्व जमीन पर है, उनकी मालकियत पर है, उनकी आदिवासियत में है। और ये जो षड्यंत्र आदिवासियों के खिलाफ में और इस देश के पर्यावरण के खिलाफ में रचा गया है, यह षड्यंत्र हमको समझना बहुत जरूरी है। यह कानून जब पार्लियामेंट में पास हुआ, यह विवादित कानून था, और यह विवादित होने की वजह से जानबूझकर इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ दिया गया, जिसको संयुक्त संसदीय समिति बोली जाती है। उस संयुक्त संसदीय समिति की तरफ इस बिल के बारे में, इसमें त्रुटियां, इसमें किए गए अमेंडमेंट, इसकी जो प्रस्तावना है उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये बिल दिया गया, जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, जेपीसी बोलते हैं, उसके तरफ दिया गया। लेकिन वो कमेटी ने उतना समय लेने के बजाय बिल्कुल थोड़े समय में उस पर कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए जितने अमेंडमेंट किए गए थे, जितने संशोधन किए गए थे 1980 के कानून में, सुझाव दिए गए थे इस कानून में, उसको मान्य कर लिया। आपको दो बातें समझना पड़ेगा। यह कानून इतनी जल्दबाजी में क्यों पारित किया गया, और यह कानून जब पारित हुआ उसके बाद तुरंत भारत में G20 की बात शुरू हो गई। ये G20 में ये जमीनों को प्रस्तावित किया गया, उनके सामने परोस के रखा गया, उस पर इन्वेस्टमेंट आमंत्रित किया गया। उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से, कॉरपोरेट से, मल्टीनेशनल कंपनीज से, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का जो समन्वय स्थापित हुआ इस समय G20 में, वो समन्वय के सामने, उस समन्वय यानी संगठित
पूंजीपति शक्ति के सामने, औद्योगिक शक्तियों के सामने आदिवासियों की जमीन को परोसा गया। ये जो कानून था, जो 1980 का कानून है, उसको संशोधित करके यह कानून बनाया गया है। आदिवासियों के किसी नेता ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई संगठन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आया उस समय। यहां तक पार्लियामेंट की बात है, संसद की बात है, कोई पार्टी के एक आदिवासी नेता ने या किसी पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और जब जेपीसी की रिपोर्ट आई, जब जेपीसी ने एनओसी दे दिया, तो ये रिपोर्ट, ये बिल को राज्यसभा में ले जाया गया और राज्यसभा में पारित करके तुरंत राष्ट्रपति, जो आदिवासी राष्ट्रपति है इस देश की, उसकी साइन करने के लिए इसको भेजा गया। शायद आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के पीछे मुख्य मकसद यही होगा कि आदिवासी राष्ट्रपति की रहनुमाई में आदिवासी मुक्त भारत की स्थापना की जाए। यह आरएसएस का एजेंडा है, जिस एजेंडा को पूरा करने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल किया गया। साथियों, जब वनों पर आदिवासी अधिकारों की बात नहीं होगी, जब वनों की सुरक्षा की बात नहीं होगी, तो आदिवासी और आदिवासी अधिकारों का उल्लेख नहीं होगा। और भारतीय संविधान में आदिवासी अधिकारों का उल्लेख वनों के साथ है। हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और हिस्ट्री ऑफ आदिवासी, यानी आदिवासियों का इतिहास और भारत के जंगलों का इतिहास, यह समांतर इतिहास माना जाता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बिल के सहारे इस देश की जमीन को, वन जमीनों को आदिवासी मुक्त वन जमीन बनाने की कोशिश की गई, यानी वनों को आदिवासी अधिकारों से दूर और आदिवासी अधिकारों को वनों से दूर करने का यह षड्यंत्र था। बड़ी समझने वाली बात है। इसको समझना है कि वनों से आदिवासी अधिकारों को दूर और आदिवासी अधिकारों से वनों को दूर करने का ये जो षड्यंत्र है, ये इस देश का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ऐसा कानून अंग्रेजों ने भी पास नहीं किया था। अंग्रेजों के समय में 1927 में जो फॉरेस्ट एक्ट था आदिवासियों के लिए, वो फॉरेस्ट एक्ट आदिवासियों को सुरक्षित करने का एक्ट था। वो इस देश के पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून था। ये अंग्रेजों ने बनाया। और ये समझने वाली बात है कि अंग्रेज इस देश के आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, इस देश के पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, और यहां की बीजेपी आरएसएस की सरकार इस देश के वनों को की परिभाषा ही बदल देना चाहती है। इस देश के पर्यावरण को वनों से अलग रख के बात करना चाहती है। इस देश के वनों से आदिवासियों को अलग रख के बात करना चाहती है। इस पूरे एक्ट में आदिवासी नाम का शब्द शामिल नहीं है, आदिवासियों का उल्लेख भी नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है। विश्व के जितने वैज्ञानिक है, जितने भौगोलिक शास्त्री है, जितने फॉरेस्ट साइंटिस्ट है, जो वनों पर जिन्होंने वन वैज्ञानिक है, वो भारत के वनों को आदिवासियों से अलग और भारत के आदिवासियों को वनों से अलग परिभाषित नहीं कर सकते। इस बात की सच्चाई को मान चुके हैं और इसकी पुनरावृत्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई जजमेंट्स में दिया है। इस एक्ट के सहारे बीजेपी आरएसएस द्वारा अब तक के दिए गए आदिवासियों के पक्ष में जितने सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स है, जितने पुराने कानून हैं, जितने प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। यानी इस देश के मूल प्रावधानों को ही खत्म करने का, 5वीं अनुसूची के अधिकार, 6वीं अनुसूची के अधिकार, ग्राम सभा के अधिकार, पेशा के अधिकार, आपके सांस्कृतिक और सामाजिक स्वायत्तता के अधिकार, इन अधिकारों को समाप्त करने का यह एजेंडा रहा है। और इसी एजेंडा के तहत, इसी मूल एजेंडा यानी आदिवासी मुक्त भारत के एजेंडे के तहत इस बिल को पारित किया गया है। साथियों, दुख की बात है कि जब इस बिल को पारित किया जा रहा था राज्यसभा में, किसी विपक्ष के नेताओं ने भी इसका विरोध नहीं किया। और हमारे लिए उससे ज्यादा दुखदायी बात है कि इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी होने के बावजूद भी हमारे परंपरागत अधिकारों से वंचित करने के बिल को
हमारे संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने वाले बिल को, हमारी पहचान को समाप्त करने वाले बिल पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक घटना नहीं, इतिहास की सबसे निंदनीय घटना हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि हम मान सकते थे कि बीजेपी आरएसएस के लोग, इनके मन में आदिवासियों के प्रति, इस देश के पर्यावरण के प्रति, इस देश की जनता के प्रति, इस देश के आदिवासी अधिकारों के प्रति, आदिवासियत के प्रति कोई संवेदना नहीं होगी। लेकिन क्या राष्ट्रपति के मन में भी यह संवेदना नहीं है? वो आदिवासी है। इन अपेक्षाओं का से हमारा मुंह भंग हो गया, मोह भंग हो गया है। साथियों, इस बिल का मुख्य कारण, इस बिल में पहला प्रावधान था कि आदिवासियों को वनों से दूर और वनों को आदिवासियों से दूर, यह पहला प्रावधान। लेकिन इस बिल के तहत एक और बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है इस बिल के अंदर। वो षड्यंत्र यह है कि इस बिल को पारित करने के साथ साथ यह प्रावधान भी किया गया कि जिन वनों जंगल के क्षेत्रों में से ये जमीन ली जाएगी लीज पर कॉरपोरेट द्वारा, वहां पर ये लोग सैनिक और अर्धसैनिक बलों को तैनात करेंगे। अब ये बात हमारे समझने लायक है। पुलिस का संबंध कानून से है और सेना और सैनिक बल का जो संबंध है वो कानून के खिलाफ जाने वाले लोगों को, गैर कानूनी लोगों को फायर करना है, उनको शूट करना है, उनको उसकी सजा देना है। साथियों, जिस जिस क्षेत्र में मिलिट्री लगाई जाती है वहां कानून का राज खत्म होता है, खो गया है, ऐसा माना जाता है। जानबूझ के जो गरीब आदिवासी लोग हैं, जो परंपरागत वन निवासी लोग हैं, जैसे एससी है, ओबीसी है इत्यादि, और भी लोग हो सकते हैं जो जंगलों में सालों से रह रहे हैं, उन लोगों ने अगर अपने जमीनों के लिए, अपने वन अधिकारों के लिए अगर संघर्ष किया, अपनी आवाज उठाई, तो उनके सामने पुलिस की बजाय, व्यवस्था के बजाय मिलिट्री को खड़ा करने का कुक्रम किया गया है। यह प्रावधान किया गया है। यानी भोले भाले आदिवासियों के सामने, निहत्थे आदिवासियों के सामने मिलिट्री को खड़ा कर देना और उस क्षेत्र में मिलिट्री तैनात करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। साथियों, मिलिट्री को लेकर, अर्धसैनिक बलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 97 का एक जजमेंट है। उसमें नागालैंड रिफॉर्म्स का, जो नागालैंड में वन अधिकारों के लिए जो बिल चल रहा, यानी जो आंदोलन चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस तरह सेना और अर्धसेना द्वारा आसपा कानून का, जिसको आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, उसका दुरुपयोग किया जाता है। वहां की महिलाओं के साथ, वहां के लोगों के साथ जो हुआ है, इसकी गवाही मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट देता है कि उसका मिसयूज हुआ है। उनके जजमेंट में ये शब्द आया है 1997 के, जो नागा मूवमेंट वर्सेस, नागा पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वर्डिक्ट है, उसमें यह आया है कि आसपा कानून का किस प्रकार दुरुपयोग किया है। इतना ही नहीं, मैं विशेष आपको बताना चाहता हूं कि इस कानून के बारे में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट भी सामने आई है। आपको बताते हुए मुझे यानी ये बताना बहुत जरूरी हो गया है कि कौन सी रिपोर्ट सामने आई है। एक घटना हुई थी 2012 में, जो घटना सारकेगुड़ा के नाम से जानी जाती है। वो 2012 में सेना द्वारा 17 निर्दोष लोगों को मारा गया और सेना ने अनाधुन उन पे फायर किया। रात में कहीं वो कार्यक्रम से आ रहे थे, अपने पारंपरिक कार्यक्रम से आ रहे थे। जब ये घटना हुई, इसके ऊपर एक कमेटी बैठाई गई और इसको चीफ जस्टिस जो थे हाईकोर्ट के एमबी अग्रवाल जी, जस्टिस एमबी अग्रवाल ने इसकी रिपोर्ट में कहा कि वो लोग बेगुनाह हैं।
वो लोग बेगुनाह थे, 17 लोगों की हत्या हो गई और वो बेगुनाह है। इसके बदले में फोर्स के ऊपर कोई कानून नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि ASPA कानून था। वहां पर भी एक कमेटी बनाई गई, उसकी भी एक रिपोर्ट आई और उस कमेटी की रिपोर्ट ने भी बोला कि ASPA कानून का दुरुपयोग हो रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ तक के ये बात गई है। उसके बाद में एक घटना और आदिवासी क्षेत्रों की बता रहा हूं मैं। पहली सारकेगुड़ा की घटना है, दूसरी घटना है आस्टामेटा की। यह आस्टामेटा की घटना में 12 लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा गया। वो भी अपने पारंपरिक कार्यक्रम से लौट कर आ रहे थे। उस पर जो सुप्रीम हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है, उनकी एक कमेटी बनी, BJ अग्रवाल साहब, और उन्होंने बताया कि वो 12 लोग बेगुनाह थे। ये जो घटना है, ये 2 घटनाएं हमारे सामने एक उदाहरण है कि किस तरह ASPA कानून का दुरुपयोग हो रहा है और आदिवासी क्षेत्रों में होता है। अगर ये निर्दोष आदिवासियों के सामने सेना को खड़े करने का जो प्लान है, क्या वो आदिवासियों के विकास के लिए है? क्या वो आदिवासियों की सुरक्षा के लिए है? या आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को हमेशा हमेशा के लिए वंचित करने के लिए है? ऐसी परिस्थितियां जो है यूक्रेन वॉर में आपको दिखते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर की जो परिस्थिति है, जहां पर मिनरल्स के लिए झगड़ा चालू है, वही परिस्थिति भारत में दिखाई देती है। ऐसा लगता है इस पर से कि भारत के आदिवासियों के साथ भारत सरकार ही युद्ध की स्थिति निर्माण करने के मूड में है कि भाई आदिवासियों को उनके परंपरागत अधिकारों से वंचित किया जाए, उनके वनों से वंचित किया गया जाए। आप जानते हो पूरे विश्व में चाइना के बाद भारत दूसरा देश है जहां कोयले का उत्पादन और कोयले से एनर्जी बनाने का, ऊर्जा निर्माण करने का जो ये है वो प्रोजेक्ट बनाया जाता है। भारत विश्व में दूसरे नंबर का देश है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि भारत दूसरे नंबर का देश केवल आदिवासियों की जमीन के भरोसे बना है। 1,67,000 हेक्टेयर जमीन पर कोयला खदानों का विस्तार हुआ है और वो कोयला खदान बनने से करोड़ों आदिवासी विस्थापित हुए हैं, अपने मूल जमीन से विस्थापित हुए। पर्यावरण का क्या हाल हुआ है वो आपके सामने है। पॉल्यूशन कैसे हुआ है वो आपके सामने है। उनके जीवन के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है वो आपके सामने। आप देख सकते हो कि उनके साथ क्या हुआ है। वहां पानी भी काला, जो कोल माइंस का पानी है वो काला, पीने का पानी आपको काला नजर आता है। खेतियां नहीं हो सकती है, पूरी जमीन खोखली हो चुकी है। वो खेती लायक भी नहीं है, मानव जीवन के रहने लायक भी वो जमीन नहीं रहती है। वही हाल अभी सुरजागढ़ में चालू है। सुरजागढ़ में भी जो आज माइनिंग हो रही है, वो माइनिंग का विस्तार हुआ है। शुरू में जमीन थोड़ी ली गई थी और अब उसको बुरी तरीके से विस्तार करके खुलेआम उस पर बात की जा रही है। उधर हसदेव में, छत्तीसगढ़ के हसदेव में खुलेआम जंगल, जो हजारों साल के जंगल है, उसको काट दिया जा रहा है। सिर्फ कौन से डेवलपमेंट के लिए? आप किस टाइप का डेवलपमेंट चाहते हो? ये डेवलपमेंट किन के लिए है? 20% लोगों के डेवलपमेंट के लिए 200% लोगों की कुर्बानी, यानी 20 लोगों के लिए 200 लोगों की कुर्बानी देना, ये बहुत चिंतनीय बात है। साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में और जहां माइनिंग चलती है उन क्षेत्रों में हर पांचवें आदमी के, 4 आदमी के बाद में जो 5वां आदमी की मृत्यु होती है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये माइनिंग की वजह से होने वाला प्रदूषण है। पानी है, वायु है। ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। इस बिल के द्वारा, इस कानून के द्वारा, जो कानून वर्तमान भाजपा सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ में, इस देश के पर्यावरण के खिलाफ में पारित किया, ये कानून बहुत अलग टाइप का कानून है। और इस कानून के सहारे जो जजमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के, जो प्रावधान बनाए गए थे आदिवासियों के फेवर में, जो जजमेंट आए थे आदिवासी अधिकारों के फेवर में, वन अधिकारों के फेवर में, पर्यावरण के फेवर में, उन कानूनों को खत्म करने की कोशिश की गई है। इसको पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप बोलते हैं। ये पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप जो है, ये जुडिशियल सिस्टम, जिसको लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम का जो बेस है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बोलते हैं, उसको तोड़ने का तरीका ढूंढा गया है।
यानी आप सत्ता के माध्यम से वास्तविक परंपरागत अपरिवर्तनशील अधिकारों को भी आप खत्म कर सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भारत में किया जा रहा है और वो आदिवासियों के खिलाफ में किया जा रहा है। वहां के ओबीसी, एससी और जो गरीब मजदूर और वन निवासी लोग हैं उनको इसका बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ रही है। बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से इस कानून के खिलाफ बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी बचाओ आंदोलन, आदिवासी विचार मंच के माध्यम से इस कानून के खिलाफ में आर्टिकल 21 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जो हमको ये प्रत्येक नागरिक को एक स्वतंत्रता देता है, इस देश के प्रत्येक सिटीजन को एक स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 14 में। जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है 1 और 2 उसके तहत और आर्टिकल 21 के तहत हम लोगों ने जनहित याचिका पूरे आदिवासी और परंपरागत वन निवासियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की। हमसे पहले कुछ पर्यावरणवादी और कुछ फॉरेस्ट से जुड़े हुए लोगों ने भी एक याचिका दायर की, लेकिन उस याचिका में आदिवासी अधिकार और आदिवासियों के परंपरागत अधिकार, लैंड राइट्स और जो फॉरेस्ट ओनरशिप के राइट्स है, जो फॉरेस्ट लैंड्स के राइट्स है, उसको लेकर और आदिवासियों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। वनों पर मालिकियत, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। वहां सिर्फ वनों की परिभाषा पर चर्चा की गई है। जो गोदावर्मन करके सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था माइनिंग के, इसमें वो गोदावर्मन जजमेंट के, TN गोदावर्मन जजमेंट के जो प्रावधान है उसके आधार पे ये जजमेंट यानी इस कानून को चैलेंज किया गया और वो स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जजमेंट्स जो है, जो आदिवासियों के फेवर में बनाए गए हैं, उसका उल्लेख करना इस पिटीशन में बहुत जरूरी था, क्योंकि ये आदिवासी अधिकारों को उनकी पहचान के साथ, उनकी सांस्कृतिक पहचान के साथ, उनकी परंपरागत अधिकारों के साथ में उनकी रूढ़ी परंपरा के जो वास्तविक अधिकार है, आर्टिकल 13(3) का में, जिसको 13(3)C बोलते हैं, उसमें जो विशेष अधिकार है, उन अधिकारों को समाप्त करने का बिल्कुल बौद्धिक षड्यंत्र माना जाएगा। इसको जुडिशियल यानी हम लोग न्यायिक षड्यंत्र माना जाते हैं कि न्यायिक यानी कानून के माध्यम से उनके न्यायिक अधिकारों को समाप्त करने का ये जो षड्यंत्र रचा गया है, भोले भाले इस देश के मूल मालिक आदिवासियों और उनके जो वंशज है, SC, OBC और जो परंपरागत वन निवासी है, उनके खिलाफ इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जब ये बिल पास हुआ, किसी मीडिया में नहीं आया, किसी प्रेस में नहीं आया। ये बड़ी यानी शोकांतिका है। आप दिल्ली में देखिए, सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में जो पर्यावरण का हाल है, लोग वहां पर उनको अलग से सांस लेने की मशीनें लगाई जाती है। ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, अस्थमा, दमा, ये जो बीमारियां हैं, ये दिल्ली में आम आदमी में हर चौथे आदमी में, पांचवें आदमी में ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन उसकी चर्चा पूरे प्रेस में होती है। लेकिन इतना बड़ा जो लाखों हेक्टेयर जमीनों का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, उसको विकास के नाम पर उसको पूरा नाश किया जा रहा है, जंगलों को, उस पर चर्चा नहीं हुई। उस बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई और नाम दिया गया इसको संवर्धन और संरक्षण। जिस जमीन का हमने संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए था, उस जमीन का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको पूरा उसका शोषण कर रहे हैं, उस जमीन को खत्म कर रहे हैं, उस जंगल को खत्म कर रहे हैं। और उसका नाम, उसकी जो बेसिक ये है, उसके परिभाषा के विपरीत में जारी है। इस बात का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और वहां के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 जजों की बेंच ने जब इस आर्गूमेंट को सुनी, पहले उन्होंने इसको एडमिट किया, उसको दाखिल होने दिया, उसकी परमिशन दी और उसके बाद इस कानून पर स्टे लाया गया।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। साथियों, देश के 5 करोड़ आदिवासी और 2 करोड़ गैर आदिवासी जनता जो परंपरागत तरीके से वनों में रहती है, उनके जीवन का यह प्रश्न था और देश के 70% पर्यावरण पे इसका प्रभाव पड़ने वाला था। उससे संबंधित याचिका पर हम लोगों ने एक आदिवासियों की वकालत करने की कोशिश की। बिरसा ब्रिगेड और हमारे तमाम आदिवासी संगठन जो बिरसा ब्रिगेड से संलग्नित है, उनके साथ में हम लोगों ने इस लड़ाई को शुरू की। शुरुआत में हमारी वास्तविक स्थिति ये थी कि हमारे पास में इस बिल को पारित होने के बाद हम बहुत स्तब्ध रह गए थे। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, अलग अलग राज्यों से फोन आ रहे थे कि अब क्या किया जाए, अब हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे वन अधिकार खत्म हो जाएंगे, हमको वनों से खदेड़ा जाएगा, हमारे क्षेत्रों में आर्मी घुस जाएंगी, हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे, किस तरीके से रहेंगे। ये एक बहाना लगाया गया है रेड एरिया, रेड जोन, जहां पर 5% जो लेफ्ट ओरिएंटेड लोग हैं, जिनको आप लोग नक्सली बोलते हो, इनकी संख्या 2% भी नहीं होंगी इन क्षेत्रों में, लेकिन गवर्नमेंट उनका कॉग्निजेंस लेती है, उनकी दखल लेती है, लेकिन उस क्षेत्र की 99% जनता पे मौन धारण करती है। वो 2% लोगों की कोई दूसरी ट्रीटमेंट करने के बजाय उसके आड़ में वो पूरी बाकी 99% जनता को खदेड़ने का काम, उनके खिलाफ, उनको वास्तविक रूप से भारतीय लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था से बाहर करने का काम होता है। ये एक्सपेरिमेंट है और ऐसा एक्सपेरिमेंट भारत के किसी भी कानून में नहीं हुआ है। जो प्रैक्टिस इन्होंने अभी की है, हमारे अध्ययन के हिसाब से अब तक के भारत में इससे बड़ा काला कानून कोई पारित नहीं हुआ। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके तमाम न्यायाधीशों ने इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखा कि यह मसला केवल वनों की परिभाषा से जुड़ा हुआ नहीं है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मसला आदिवासी जीवन से भी है, वनों पर पारंपरिक अधिकारों से भी है, जिसकी स्वीकृति 2000 में जो फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था, 2007 में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट पास हुआ है, जिसको राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है, वो बिल में जो प्रावधान किया था उसके पीछे जो वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखी गई थी, उस बिल में मेंशन किया गया है कि हजारों साल से इस जल, जमीन, जंगल का संवर्धन आदिवासियों ने किया, इसकी सुरक्षा आदिवासियों ने की। सरकार ये मानी, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आदिवासियों की वजह से जंगल जिंदा है, आदिवासियों की वजह से वन सुरक्षित है, क्योंकि उसके पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी भारत में। जो वनों में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं ने इस देश के वनों को सुरक्षित रखा है, वन प्राणियों को सुरक्षित रखा है, पर्यावरण को सुरक्षित रखा है। यह पूरा क्रेडिट आदिवासियों को दिया गया और उनके साथ साथ उन परंपरागत वन निवासियों को भी दिया गया जो आदिवासियों के वंशज है। साथियों, उस कानून में जो प्रावधान दिया गया, जो उनके एंसेस्टर राइट्स, जिसको प्राचीन सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अधिकारों के रूप में, संवैधानिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई, उन पर हजारों साल से होने वाले अन्याय को न्याय के रूप में स्वीकार किया गया, उसको भी खत्म करने का प्रावधान, उसको भी खत्म करने का षड्यंत्र इस कानून के माध्यम से किया गया है। आज के दिन जब हम इस बिल पर सोच रहे हैं, तो ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को देखना चाहिए हमने, कि जब सत्ता इनके हाथ में आती है तो किस तरीके से देश की पर्यावरण यानी देश का जीवन भी बेचने से हम पीछे नहीं हट रहे। और एक प्रावधान है कि आदिवासियों के मूल मालिकों के यानी मूल आदिवासियों के अधिकारों का हनन और उनका शोषण करके, उनको विस्थापित करके इस देश की विकास और इस देश की सुरक्षा के कोई प्रावधानों की संकल्पना नहीं की जा सकती है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यह सोचने वाली बात है। लेकिन देश का डेवलपमेंट आदिवासियों की जमीनों पर हुआ है, हजारों नहीं करोड़ों आदिवासी विस्थापित हुए हैं, फिर भी देश का डेवलपमेंट और
उसको अमली जामा पहनाने का काम आदिवासियों की बलि लेने के बाद ही किया जा रहा है। पूरे देश में यही आलम है, पूरे देश में यही माहौल है। चाहे आप झारखंड लो, उड़ीसा लो, आसाम लो, मणिपुर लो, इधर छत्तीसगढ़ लो, महाराष्ट्र लो, गुजरात लो, राजस्थान लो, हर जगह आदिवासियों की ही जमीनों को टारगेट किया गया, आदिवासियों को ही टारगेट किया। मानो ऐसा लग रहा है कि भारत में एक सिविल वॉर चल रहा है आदिवासियों के खिलाफ में। उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो लाभ है, जो उनकी स्वतंत्रता है, उसको छीनने का काम किया जा रहा है। उनके क्षेत्रों में जबरन आर्मी घुसाने का काम किया जा रहा है। उनको जबरन आर्मी के अगेंस्ट में खड़ा किया जा रहा है। जो नियत्ते आदिवासियों के लिए शिक्षा होना था, जिन नियत्ते आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य होना था, जिन नियत्ते आदिवासियों के लिए रोजगार होना था, नौकरियां होना था, उन नियत्ते आदिवासियों के सामने सेना को खड़े करके उनके अकाउंट में इन्होंने बंदूक की गोलियां डाल दी। और दूसरी तरफ इसके जो सामाजिक परिणाम सामने आ रहे हैं, वहां कुपोषण है, वहां गरीबी है, वहां पर विस्थापन है, उनकी संस्कृति खत्म हो रही है, उनकी पहचान खत्म होने के कगार पे आ गई है। यह इस देश का सबसे चिंतनीय चित्र है, जिस पर विचार करना देश के प्रत्येक नागरिक की जरूरत है। यह केवल प्रश्न आदिवासियों का नहीं है। इस देश का पर्यावरण खत्म होने से इस देश की जीवन पर, इस देश के प्रत्येक मानव के जीवन पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। याद रखें, आदिवासी खत्म तो देश खत्म। आदिवासी है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो जीवन है। इस सिद्धांत को हमने समझना होगा, क्योंकि आप अपने धर्म का कितना भी बड़ा बखान कीजिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि आदिवासियों की संस्कृति ने इस देश के पर्यावरण को बैलेंस किया है, इस देश के इकोलॉजिकल सिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करके रखा है, इकोलॉजी को बैलेंस करके रखा है। यह क्रेडिट आदिवासी संस्कृति को जाती है। यह मैं नहीं देता हूं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, विश्व के वैज्ञानिक बोलते हैं। प्रश्न यह है कि आदिवासियों की तरफ देखने का नजरिया कैसा है। क्या इस देश को आदिवासी मुक्त यानी आदिवासी मुक्त भारत बनाने की कोशिश की जा रही है? आदिवासी अगर खत्म हो जाएगा तो यह भारत नहीं रहेगा, यह तय है। क्योंकि जहां आदिवासी है वहां भारत है, जहां भारत है वहां आदिवासी है। क्योंकि भारत का मूल मालिक आदिवासी है और यहां के SC ST OBC और मराठा और बाकी जो जन समुदाय के लोग हैं उनके वंशज है। उनको दरकिनार करके, उनको खत्म करके, उनकी पहचान, उनके अधिकारों को, उनकी वास्तविक स्वायत्तता को खत्म करके, उनके स्वायत्तता के और विशेष अधिकारों को, संवैधानिक विशेष अधिकारों को खत्म करके उनको क्या करना चाहते हैं? इसका मूल मकसद यही है कि यह आदिवासी मुक्त भारत की तरफ बढ़ने वाला आखिरी षड्यंत्र मालूम होता है। साथियों, आप आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, चाहे जो भी हो, क्या यह न्यायपूर्ण है? यहां आपको पार्टी, व्यक्ति, नेता, संगठन, इन सब चीजों से ऊपर उठ के सोचना पड़ने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और विशेष करके आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के बुद्धिजीवी, समाज के युवा, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, सभी ने मिलकर सोचना चाहिए कि इस समाज का भविष्य क्या होगा, देश किस तरफ जा रहा है, आदिवासी किस तरफ जा रहा है। किसी मोड़ पर केवल सत्ता के लिए खड़े रहना, अपने आप को केवल अपना मुंह बंद रखना सत्ता के लिए। अरे सत्ता में जाने के बाद लोग अपनी बात और अपने समाज की और अपनी वकालत करते हैं, सर्वसामान्य जनता की वकालत करते हैं, मानवता की वकालत करते हैं। यहां उल्टे परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि ना हमारे हाथ में सत्ता आने के बावजूद भी हम बोल नहीं सकते हैं। यह सत्ता नहीं, गुलामी हो सकती है। आप किसी भी पार्टी में हो, आज की तारीख में पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के, अभी ये यूनाइटेड नेशंस में भी ये बात जाने लगी है कि भारत में आदिवासियों के बगैर वनों को और वनों के बगैर आदिवासियों को परिभाषित करने का षड्यंत्र चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसको
इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स, इंटरनेशनल राइट्स के रूप में हम लोग देखते हैं, जो भारत के नहीं विश्व के मूल निवासियों के अधिकारों के रूप में देखते हैं, जहां पर उनके संस्कृति के अधिकार, उनकी परंपरागत व्यवस्था के अधिकार, उनके कानून के अधिकार, उनकी रूढ़ी परंपरा के अधिकार, उनके सुरक्षा के अधिकार और उनके जमीनों के अधिकार और वनों पर उनके अधिकार, इन सब चीजों को परिभाषित करता है। उसी कानून से आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र मालूम होता है। इसलिए जो संधि है, इंटरनेशनल संधि जिसको 169 बोलते हैं, वो संधि को आज तक के भारत सरकार ने शायद इसीलिए साइन नहीं किया। और जो बिरसा ब्रिगेड है, इसकी मांग करते हुए आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, 169 को, उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए, ताकि ये भारत सरकार की प्राथमिक जवाबदारी हो जाए कि देश के मूल निवासी आदिवासियों की सुरक्षा, उनके अधिकार, उनके जमीन पर अधिकार, उनके वनों पर अधिकार, उनकी स्वतंत्र सुरक्षा, सांस्कृतिक अधिकार और पहचान से उनको वंचित ना रखा जाए। उसकी जवाबदारी प्रत्येक गवर्नमेंट की होना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, भारत सरकार भी बोलती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है और संविधानिक, भारतीय राष्ट्रीय संविधानिक अधिकारों से भी आपको वंचित किया जा रहा है। यानी एक तरफ आपके राष्ट्रीय अधिकारों की समाप्ति, दूसरी तरफ आपको अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से वंचित करना, यानी इस देश को आदिवासी मुक्त भारत बनाने की ये आखिरी षड्यंत्र की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा लड़ी जाने वाली, आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। यह हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। साथियों, ऐसी अवस्था किसी भी देश में के आदिवासियों की नहीं जो भारत के आदिवासियों की है। हर तरीके से आदिवासियों पे आक्रमण की बात चली जा रही है। ये पूंजीवाद से हो रहा है, या साम्राज्यवादी व्यवस्था से हो रही है, या इस देश की परंपरागत मनुवादी व्यवस्था से हो रही है। ये तीनों तरफ से इस पर अटैक जो हो रहे हैं, इस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। हमको केवल राजनीतिक पार्टियों के सहारे या नेताओं के सहारे नहीं रहना है। इसके लिए हमको खुद सचेत होना पड़ेगा, अपनी ताकत खुद खड़ी करनी पड़ेगी। याद रहे, इस देश में समाज ये किसी भी पार्टी से बड़ी चीज होती है। हम अपने सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए हमारे सामाजिक निर्णयों पर हमारे सामाजिक अधिकारों का सुरक्षण करने की ताकत पैदा करने के लिए हमको सामाजिक मिशन की जरूरत है। इस लंबी लड़ाई को, जो अब तक के भारत का सबसे बड़ा पिटीशन है आदिवासी अधिकारों को से संबंधित, इस पिटीशन को लड़ने के लिए, इसके साथ साथ देखिए, अभी जो हमको रिलीफ मिला है, अभी जो हमको राहत मिली है, वो राहत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्टे दिया है, इस पर स्टे लगाया है। इससे राहत यह मिली कि हमारे जमीनों से हमको अभी खदेड़ा नहीं जाएगा। आज आप अपने 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के अधिकारों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज आप अपने ग्राम सभा के अधिकारों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप अपने परंपरागत वन अधिकारों की मांग कर सकते हो। आप अपने वन दावों को स्थापित कर सकते हो। यह कानून अगर लागू हो गया होता तो आपके ये परंपरागत जितने अधिकार मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, ये पूरे अधिकार और आपकी पहचान के साथ आपके अधिकार खत्म हो गए होते। ये इतना डेंजरस कानून है, इतना संवेदनशील और खतरनाक कानून आदिवासियों के खिलाफ में पारित हुआ है, जिस पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। किस बात के लिए? कभी आप गंभीरता से अकेले में बैठो, आप सोचो आप अपने बच्चों को क्या देने वाले हो, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले हो, आपका वजूद क्या रहेगा, आपके नहीं रहते हुए आप क्या दोगे। आप राजनीतिक पार्टी के साथ रह के कुछ पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है, धन पद और प्रतिष्ठा आपके पास में आ सकती है, लेकिन जो आप खोने जा रहे हो वो आप कभी स्थापित भी नहीं कर सकते हो, जो हमारे शहीदों ने स्थापित किया है। इस देश में 70% लड़ाई जो है जमीनों की, वो आदिवासियों ने लड़ी है। लाखों आदिवासी शहीद हुए हैं, करोड़ों की संख्या में लोगों पर इसका प्रभाव हुआ है। यह आर्य आक्रमण से लेकर अब तक का इतिहास रहा है आदिवासियों का। हमारी लड़ाई बुनियादी जमीन के लिए रही है। यह देश हवा में नहीं खड़ा है, जमीन है तो देश है।
जमीन के बगैर देश की संकल्पना या उसकी परिभाषा भी नहीं की जा सकती है। यह याद रहे कि इस देश को बचाने का काम आदिवासियों ने किया है। हमारे संघर्षों को गैर राष्ट्रीय संघर्ष बताकर हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम, उनको भारत के इतिहास के पन्नों से गायब करने का षड्यंत्र, ये क्या है? आपके बच्चों के हाथ में क्या आएगा? क्या आपका इतिहास आएगा? आपके विरोधक द्वारा, आपके शत्रुओं द्वारा लिखा गया इतिहास, वो आपका इतिहास हो सकता है क्या? ये तो हम शुक्र मानना चाहिए अंग्रेजों का, जो उन्होंने इस देश में एंथ्रोपोलॉजी नाम की सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसको मानव शास्त्र बोला जाता है। डॉक्टर हटन, वेरियन एल्विन, ऐसे लोगों ने इस देश में साइंस को लाया, जिसके भरोसे आज हम बोल सकते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2010-11 के जजमेंट में बोला, नंदाबाई भील के कैलाश वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का जो साइटेशन है, उसमें साफ बोला है कि आदिवासी भारत के प्रथम नागरिक है, और यह प्रत्येक गवर्नमेंट और व्यवस्था और शासन और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उनको यह सम्मान मिलना चाहिए, आदिवासियों को यह सम्मान देना चाहिए। इसके बावजूद भी आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती है। आपको सरेआम इस देश के कानूनों से, इस देश के संवैधानिक प्रावधानों से खत्म करने का षड्यंत्र चालू है। साथियों, लड़ाई चालू है, और लड़ाई हम लड़ नहीं रहे, हम पे आक्रमण चालू है। हम अपने बचाव के लिए लड़ भी नहीं रहे। लड़ने का मतलब यह नहीं है कि हमको पूरी खुली लड़ाई की बात है। लड़ने का मतलब यह है कि इसको समझने के बाद संगठित रूप से संवैधानिक हल निकालने का, लोकतांत्रिक तरीके से इसका संवैधानिक हल निकालने की तरफ हम बढ़ना चाहिए। केवल ये बोल के कि सत्ता में आना, ये करना, ये छोटी सी बातें हैं, ये शॉर्टकट टर्मिनोलॉजी जिसको केवल आप बचपना ही बोल सकते हैं। गंभीर रूप से इस समाज को जिंदा रखने के लिए, इस समाज को पुनर्जीवित करने का काम हमको करना पड़ेगा। और आप तमाम बुद्धिजीवी, कर्मचारी, अधिकारी, नेतागण, आप किसी भी पार्टी संगठन में रहो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मामला समाज का है, समाज सर्वश्रेष्ठ है। हमारे शहीदों ने भगवान से बड़ा समाज को समझा है और संस्कृति को अपनी मां समझा है। हमारी जो पहचान है वो संस्कृति की वजह से है। आदिवासी कि जिस तरीके से वनों के बगैर उनकी डेफिनेशन नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार आदिवासी को परिभाषित करने के लिए संस्कृति जो है वो सबसे बड़ा पैरामीटर है। कल्चर इज द बेसिक पैरामीटर टू डिफाइन आदिवासी इन द कंट्री, इंडिजिनियस पीपल इन द कंट्री। आप लोग इन तमाम कानूनी प्रावधान के साथ साथ इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी करो। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस प्रावधानों को खत्म कर रहे हैं आपके, और उस प्रावधानों को पुनर्स्थापित करने के लिए आप किस तरीके की न्यायी लड़ाई लड़ रहे हो। यह बंद कमरे की लड़ाई नहीं है, यह बहुत बड़ी लड़ाई है। यह आपकी संवैधानिक मान्यताओं को जिंदा रखने की लड़ाई है, आपके संवैधानिक अधिकारों को जिंदा रखने की लड़ाई है, आपकी सांस्कृतिक सामाजिक पहचान को, जल जमीन जंगल को जिंदा रखने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक यानी सहयोग होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस बात की गंभीरता को समझे। जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने जा रही है, जो लड़ी जा रही है, जिसका आने वाले समय में हमको एक एक बातों का बहुत ही सुनियोजित तरीके से और बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील तरीके से उसकी हमको वकालत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष करना है। साथियों, याद रहे, यह व्यवस्था आदिवासियों के हाथ में नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा संकट में आदिवासी है, और बाकी लोग जो उसके वंशज है इस देश के आदिवासियों के, वो परंपरागत तरीके से, जैसे ओबीसी है, एससी है और अन्य है, मराठा है, ये सब लोग वेटिंग लिस्ट में है। इस देश, जिस समाज की सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाती है, वो समाज का सामाजिक ढांचा निरस्त हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। जिस प्रकार से हमारे सिंधु संस्कृति की सांस्कृतिक ढांचे को इन्होंने खत्म किया है, हमारा समाज विकेंद्रित हो गया है। जो केंद्रित समाज था वो विकेंद्रित हो गया है।
उसे केंद्रित करने के लिए, अपने मूल की तरफ जाने के लिए आदिवासी संस्कृति, आदिवासियत और इस देश की वास्तविक संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई हमारे तमाम अधिकारों से संबंधित है जो सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका डाली है, जो जनहित याचिका हमने डाली है। इस लड़ाई की गंभीरता को आप समझो, अपने सामाजिक दायित्व को समझो, इसमें हमारी आर्थिक मदद करनी होगी, सहयोग करना होगा, मानसिक सहयोग करना होगा, वैचारिक सहयोग करना होगा, दस्तावेज अगर आपके पास उपलब्ध होंगे उसका हमको आप लोग मदद करनी होगी। ये सबको मिल के लड़ाई लड़नी है। ये बिरसा ब्रिगेड की तरफ से आपको सामाजिक आह्वान है। मैं आप लोगों से इसकी सामाजिक अपील करता हूँ कि आप इस गंभीरता को समझे, इस पूरी लड़ाई को और हमारे खिलाफ में होने वाले षड्यंत्र को समझे। यही मेरी आपसे सामाजिक अपील है। धन्यवाद।